कल हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? रेखीय आवर्धन। ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। आज आपका फाइनल क्लास है। आज आपका कौन सा क्लास है? फाइनल क्लास। आज आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। गोली पृष्ठों प्रकाश का परावर्तन। इसमें जो भी हम आपको पढ़ाए हैं, जो डेरिवेशन कराए हैं, उन डेरिवेशन के आधार पे जो भी आंकिक प्रश्न बन सकते हैं, उन आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, रेखीय आवर्धन को समझेंगे। तो आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा। रेखीय आवर्धन कल क्या बताए थे आपको? यदि मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों को कैसे नापा जाए? मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर और नीचे की ओर। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का ही सूत्र बताए थे ना, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अच्छा, चिन्ह परिपाटी क्या कहती है? गोली दर्पण की चिन्ह परिपाटी क्या कहती है? मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक तथा नीचे की तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। कल आपको हम बताए थे रेखीय आवर्धन, इसको कभी कभी आवर्धन क्षमता भी लिख देगा। ठीक है, रेखीय आवर्धन को क्या लिख देगा? आवर्धन क्षमता। तो उसका मतलब रेखीय आवर्धन समझिएगा, इसको यम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एम से। बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अच्छा, चिन्ह परिपाटी कहती है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक। इसका मतलब कि यदि प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब अगर सीधा बनता है, प्रतिबिंब अगर सीधा बनता है, सीधा मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, तो रेखीय आवर्धन धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि वस्तु की लंबाई तो हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि वस्तु तो हमेशा ऊपर की तरफ ही रखी जाती है मुख्य अक्ष से। तो अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? ऋणात्मक। इसका मतलब रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। इसका मतलब सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। ये लाइन आप समझ गए ना? कोई पूछ लेगा कि अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो आवर्धन प्लस होगा कि माइनस होगा? तो आवर्धन क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। कोई पूछेगा अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो आवर्धन माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? क्यों? क्योंकि गोली दर्पण के चिन्ह परिपाटी में क्या सिखाती है कि मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ नापी गई दूरियां लंबवत ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ठीक है, ये बात समझ गया ना? चलिए, प्रतिबिंब का आकार और आवर्धन का परिमाण या आवर्धन, ये समझ लीजिए, आवर्धन का परिमाण। और इधर लिख लीजिए आप प्रतिबिंब का आकार। क्या लिख लीजिए? प्रतिबिंब का आकार। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, जब भी कोई चीज बटे में दी गई हो, जब भी कोई चीज बटे में दी गई हो, तो तीन स्थितियां बनती हैं। या तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति ये बड़ा है ये छोटा है। तीसरी स्थिति ये छोटा है ये बड़ा है। समझ गए ना? देखिए, पहली स्थिति, इससे इतर समझिए, ये दिख रहा है ना? पहली स्थिति ऊपर नीचे 3/3 हो जाए, तो ये भी बराबर ये भी बराबर, इसका मान क्या आ जाएगा? 1 आएगा। मारेंगे ठीक हो जाओगे। 3 1 का 3, 3 1 का 3, क्या मान आ जाएगा? 1। अच्छा, दूसरी स्थिति, ऊपर वाले को कम कर दो नीचे वाले को ज्यादा कर दो, ऊपर वाले को कम कर दो नीचे वाले को ज्यादा कर दो, तो इसका जो मान आएगा, इसका जो मान आएगा वो 1 आएगा कि 1 से ज्यादा आएगा कि 1 से कम आएगा? 1 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि 3 का जब 2 में भाग दोगे तो 2 तो छोटा ना हो गया, तो एक बार में जाएगा ही नहीं, 1 से कम बार में जाएगा, दशमलव बार में जाएगा। इसका मतलब जो मान आएगा वो 1 से छोटा आएगा, यानी 1 बड़ा रहेगा, जो मान आएगा वो 1 से छोटा आएगा। अच्छा, इसी को अगर ऊपर को 3 कर दो नीचे को 2 कर दो, तो जो मान आएगा वो 1 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? 1 से बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि 2 1 का 2 करोगे, फिर कुछ बचेगा, फिर दशमलव लगाओगे, यानी 1 से मान बढ़ गया ना? अगर 1 पड़ा कि 1.01 बड़ा, कौन बड़ा? 1.01 बड़ा भाई। अगर 1 में थोड़ा सा भी कुछ जुड़ गया तो वो बड़ा हो गया। समझ गए ना? चलिए,
बताइए 0.1 बड़ा कि 0.001 बड़ा? 0. कौन बड़ा? 0.1 बड़ा। हाँ वेरी गुड। क्योंकि जब ये हमको दिया है दशमलव में, जब हम इसको भिन्न में बदलते हैं तो इसको लिख देंगे 1/10, इसको लिख देंगे 1/100, नहीं 1000। दशमलव के बाद 3 अंक है। इसका मतलब 1 का 10 टुकड़ा और 1 का 1000 टुकड़ा, तो बड़ा टुकड़ा कौन होगा? ये ना होगा। 10 टुकड़ा करोगे तो बड़ा बड़ा आएगा, 1000 टुकड़ा कर दोगे तो छोटा छोटा आ जाएगा। समझ गए ना? चलिए अब इसी से आप सारा खेल समझ जाएंगे। अब बताइए, यदि प्रतिबिंब का आकार, यदि जो प्रतिबिंब का आकार है, यानी प्रतिबिंब की आकार यानी लंबाई, आकार यानी लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है, वस्तु की लंबाई के बराबर है, तो बताओ आवर्धन का परिमाण क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है, ये अगर 4 है तो ये भी 4 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 20 है तो ये भी 20 है, तो मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आवर्धन का परिमाण क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही ना आएगा? चलिए, यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु की या प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी है, यदि प्रतिबिंब की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई से छोटी है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ? यदि प्रतिबिंब का जो आकार है वो बड़ा है, किससे? वस्तु के आकार से। ये जान लीजिए, जिसकी तरफ एक मुंह किया रहता है वो छोटा होता है, जिसकी तरफ 2 मुंह किया रहता है वो बड़ा होता है। जिसकी तरफ एक मुंह किया है यानी वस्तु का आकार छोटा है, और बड़ा कौन है? प्रतिबिंब का आकार। इसका मतलब यदि प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी है, वस्तु की लंबाई छोटी है, तो इसका मान 1 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? रेखीय आवर्धन का मान 1 से ज्यादा आएगा। तो रेखीय आवर्धन का मान क्या आ जाएगा? 1 से ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, मतलब रेखीय आवर्धन इधर लिखा है, एक इधर लिखा है, यानी एक छोटा पड़ जाएगा, रेखीय आवर्धन बड़ा हो जाएगा। समझ गए ना? तीसरा कंडीशन देखिए कि यानी वस्तु का आकार बड़ा हो गया, वस्तु का आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया, प्रतिबिंब का आकार छोटा हो गया, तो रेखीय आवर्धन 1 से छोटा होगा कि बड़ा होगा? 1 से छोटा होगा। रेखीय आवर्धन इज लेस देन 1। ये कंडीशन सीख गए कि नहीं? कहीं भी मुजबानी अगर कोई आपसे पूछ दे, मुजबानी बिना कुछ सोचे समझे, कि बताओ बच्चा, अगर प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी है और वस्तु की लंबाई छोटी है, तो रेखीय आवर्धन 1 से ज्यादा होगा कि कम होगा? 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई ज्यादा है ना और वस्तु की लंबाई तो कम है, तो रेखीय आवर्धन 1 से ज्यादा हो जाएगा। चलिए, रेखीय आवर्धन समझ गए ना? और रेखीय आवर्धन का एक छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा है, उसको आप लोग कर लेंगे तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। रेखीय आवर्धन क्या होता है बेटा? मुख्य अक्ष के लंबवत खींची नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये मुख्य अक्ष के लंबवत जो लिख दीजिएगा, मुख्य अक्ष के लंबवत नापे गए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, क्योंकि मुख्य अक्ष के लंबवत अगर आप नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम ऐसे कोई नाप रहे हैं? अब खाली लिख देंगे प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब कैसे बना? ऐसे बना, कैसे बना, कैसे बना, कैसे बना? मुख्य अक्ष के लंबवत बनेगा तब ना रेखीय आवर्धन का डेफिनेशन देंगे आप। चलिए, रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र, रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र, रेखीय आवर्धन के लिए क्या हो गया बेटा? सूत्र वही क्या बना लो? अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष बना लो, दर्पण का ध्रुव P, M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F है। ठीक है, और यहां एक वस्तु क्या रखी गई है? AB। वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है। समझ गए? दूसरी प्रकाश किरण कहां से होकर जाती है? वक्रता केंद्र C से होकर जाती है।
जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से होकर के वापस लौट जाती है। समझ गए ना? इतना तो लिख लोगे आप लोग, इतना तो कितनी बार समझा चुके हैं कि क्या लिखोगे। सबसे पहले माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F है और जिस पर मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी गई है। वस्तु के शीर्ष B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के बिंदु N पर आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर के जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर के जाती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, अब देखिए, अगर एक प्रकाश की किरण सीधा P की तरफ आए, दर्पण के ध्रुव की तरफ आए, मान लीजिए एक प्रकाश किरण कहाँ आए, दर्पण के ध्रुव की तरफ आए, ठीक है, तो ये परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जा रही है, ये परावर्तन, ये इसका कोई नियम नहीं है, खाली नियम किसका किसका बताए थे, मुख्य अक्ष के समांतर जाए, मुख्य फोकस से होकर के जाए, वक्रता केंद्र C से होकर जाए। अब परावर्तन के नियम से आप क्या जाने थे कि जो दर्पण पे गिरती है फिर उसके बाद परावर्तित होती है। परावर्तित होकर मान लीजिए ये आपका प्रतिबिंब यहीं पर बनता है ना, B डैश A डैश, ये आपका पूरा प्रतिबिंब बन गया, B डैश और A डैश। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं समझे? ये पूरा लिख लेंगे। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज परावर्तन के नियम से देखिए ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। किस बिंदु पर आपतित हुई, दर्पण के बिंदु P पर आपतित हुई। ठीक है, परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। तो देखिए ये जो मुख्य अक्ष है PA, ये जो मुख्य अक्ष है दर्पण के बिंदु P पर अभिलंब ही तो है, लंब ही है ना, ये आपको लंब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लंब मतलब 90 अंश। तो इसका मतलब ये कौन सा कोण हो जाएगा, आपतन कोण, और ये कौन सा कोण हो जाएगा, परावर्तन कोण। किस नियम से, परावर्तन के नियम से। किस नियम से, परावर्तन। BPA कोण BPA बराबर कोण CPB डैश, CPB डैश, ये ना होगा, यहाँ पे B डैश, भाई आगे कुछ नहीं लिखा है तो B डैश ही मान लो, CPB डैश। क्यों, परावर्तन के नियम से। ये कौन सा कोण है आपका, आपतन कोण, ये कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। चलिए अब आप देख रहे हैं कि ये कोण BAP, कोण BAP, BAP कितने अंश का दिख रहा है, 90 अंश का, और कोण B डैश A डैश P कितने का दिख रहा है, 90 अंश का, लंब है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, B डैश A डैश P क्या है, समकोण है, क्या है, समकोण है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि त्रिभुज BAP और B डैश A डैश P कैसे त्रिभुज है, समकोणिक त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, समकोणिक है। तो समकोणिक का नियम क्या लग जाएगा, ये दो त्रिभुज समकोणिक है तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपातिक होती है। मारेंगे चट से, परसों से हम बता रहे हैं समानुपातिक होती हैं, और वो लिखी है, याद नहीं की हो तुम। त्रिभुज ABP व त्रिभुज B डैश A डैश P, B डैश A डैश P क्या है, समकोणिक हैं। पहले तो त्रिभुज की बात हो रही है ना, समकोणिक हैं, इसीलिए नियम लगेगा समानुपातिक का। ऐसा नहीं है कि समानुपातिक है तो समकोणिक का नियम लगेगा, समकोण है इसलिए समानुपातिक होंगे, समकोण नहीं है तो समानुपातिक नहीं होंगे। किसी भी त्रिभुज में थोड़ी लग जाएगा, तो क्या लग जाएगा, पहले क्या लेते हैं, लंब लेते हैं, फिर आधार लेते हैं,
अच्छा बताओ, हमेशा हम क्या करते थे, पहले ऊपर वाले का लंब लेते थे फिर नीचे वाले का लेते थे, लेकिन इसमें पहले हम नीचे वाले का लंब लेंगे फिर ऊपर वाले का लेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि हमको रेखीय आवर्धन का सूत्र निकालना है ना। रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई कौन है? ए डैश बी डैश, और वस्तु की लंबाई कौन है? ए बी। तो पहले किसको लिखेंगे? ए डैश बी डैश को, क्योंकि सूत्र भी तो हमको दिमाग में रखना है कि हमको क्या निकालना है, कि ए डैश बी डैश बटे ए बी। अच्छा, फिर आधार पहले किसका लेंगे? इसका लेंगे कि इसका लेंगे? पहले इसका लेंगे। जिस कोण का पहले लंब लिए उसी कोण का पहले आधार लेंगे। ए डैश पी नहीं लिखेंगे, पी ए डैश लिखेंगे। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी पी ए डैश बटे पी ए बटे पी ए। अब आप देख रहे हैं इसी ए डैश बी डैश बटे ए बी को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। इसी को तो कहते हैं। ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। ए बी क्या है? वस्तु की लंबाई। इसी को तो क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। अच्छा, पी ए डैश क्या है बेटा? पी ए डैश, ए डैश क्या है? किसकी दूरी है? दर्पण के ध्रुव पी से ए डैश किसकी दूरी है? ए डैश पर क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। इसका मतलब दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी पी ए डैश है, और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल वी से। स्मॉल वी से पी ए डैश को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल वी से। अवतल दर्पण है ना, तो माइनस वी हो जाएगा, क्योंकि बाएं तरफ है ना प्रतिबिंब बना। और अच्छा, पी से ए तक की दूरी क्या है? यू है, वस्तु की दूरी है ना, यहाँ वस्तु रखी गई है। पी ए क्या है? माइनस यू। चलो, ये पी ए डैश का मान क्या है? माइनस वी। पी ए का मान क्या है? माइनस यू। माइनस माइनस दोनों हट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? वी बाई यू। और ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे किसकी लंबाई? वस्तु की लंबाई। और इसी को क्या कहते थे हम? रेखीय आवर्धन। इसी को तो रेखीय आवर्धन कहते थे हम। यही तो आपका रेखीय आवर्धन है। ठीक है। अच्छा, उत्तल दर्पण के लिए भी यही सूत्र होगा। उत्तल दर्पण के लिए भी यही सूत्र होगा। जो अवतल दर्पण के लिए है वही उत्तल दर्पण के लिए है। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या मिल गया आपको? यम बराबर, अच्छा, प्रतिबिंब की लंबाई को किससे डिनोट करते थे हम? एच डैश से, और वस्तु की लंबाई को एच से। मान लो इसको एच मान लो, इसको क्या मान लो? एच डैश। तो हम क्या लिख सकते हैं? एच डैश अपॉन एच बराबर वी अपॉन यू। किसके बराबर? यम बराबर। ये हमारा क्या आ गया? फॉर्मूला। तो इस चैप्टर में आपको कितने फार्मूला हम बताएं? अच्छा, यहां तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में पूछ दे रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र डिराइव करिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले रेखीय आवर्धन का परिभाषा लिख देंगे। हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। फिर लिख देंगे माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C था, मुख्य फोकस F है। मुख्य अक्ष पर रखे गए वस्तु AB के शीर्ष B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जो दर्पण के बिंदु M पर आपतित होती है, परावर्तन के प्रकाश मुख्य फोकस F से होकर के जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, उसी मार्ग से होकर के वापस लौट जाती है। और तीसरी प्रकाश की किरण जो सीधे दर्पण के ध्रुव P पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात बिंदु B डैश से होकर के जाती है। ठीक है। इसके बाद आप क्या लिख देंगे? परावर्तन के नियम से आपतन कोण BPA बराबर परावर्तन कोण A डैश P B डैश, या AP B डैश, दोनों लिख सकते हो भाई। चाहे यहां से इसे लिख दो, चाहे यहां से इसे लिख दो, बस बीच में P आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद आप लिख देंगे कोण BAP बराबर कोण B डैश A डैश P। क्यों? क्योंकि दोनों 90 अंश के दिख रहे हैं, बराबर है। अतः त्रिभुज ये दोनों क्या है? समकोण है, समकोणिक है। समकोणिक है तो इनपे ये प्रमेय क्या लग जाएगा? प्रमेय समकोण त्रिभुज का प्रमेय क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज समकोणिक हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं।
तो समानुपातिक करने के लिए सबसे पहले ऊपर की संगत भुजा लेंगे कि नीचे वाले की? नीचे वाले की, क्योंकि हमको प्रतिबिंब की लंबाई नीचे दिख रही है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखना, जिस त्रिभुज का भुजा पहले लिखना उसी त्रिभुज का नीचे वाली भी भुजा पहले लिखना, ठीक है। लंब बटे आधार, लंब ए डैश बी डैश बटे ए बी, ए डैश पी बटे पी ए, ये हो गया ना। और ये क्या है? पी ए डैश क्या है? प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी, पी ए क्या है? वस्तु की दूरी माइनस यू, समझ गए। माइनस माइनस कट के वी अपन यू हो गया। अगर हम प्रतिबिंब की लंबाई को एच डैश मान लें, वस्तु की लंबाई को एच मान लें और रेखीय आवर्धन को एम मान लें, तो फॉर्मूला हो गया एम बराबर एच डैश अपॉन एच और इक्वल टू वी अपॉन यू, समझ गए। अब इसके आधार पे आपको इस चैप्टर के सवाल कराए जाएंगे। आपको रिमाइंड करा देते हैं, मिटा दे सारे, समझ में आ गया ना। चलिए, इस चैप्टर के जो भी सवाल लगेंगे, सबसे पहले तो उत्तल दर्पण के लिए या अवतल दर्पण के लिए पहले जो 6 स्थितियां आपको हम बताए थे वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। उत्तल दर्पण के लिए जो स्थितियां बताए थे वो आपके दिमाग में होना चाहिए। फोकस दूरी किसके लिए धनात्मक होती है, किसके लिए ऋणात्मक होती है। अच्छा बताए, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होगी ऋणात्मक होगी? हाँ हाँ, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होगी, क्योंकि उत्तल दर्पण फोकस दूरी इस साइड होती है ना, दर्पण के ध्रुव के दाएं साइड, तो दूरी धनात्मक होगी। यही सब आपको याद रहना चाहिए, समझ रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है। अच्छा बताइए, उत्तल दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक होगी ऋणात्मक होगी? हाँ, होगी ही नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। उत्तल दर्पण के लिए केवल कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये सब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए जो आपको हम बताए थे, ठीक है। इसके बाद आपको कौन कितने फार्मूला बताए इस चैप्टर में? 4 फार्मूला बताए हैं, केवल 4। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी r इज इक्वल टू 2f, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसी को r इक्वल टू 2f लिख दो या f इक्वल टू r/2 लिख दो, एक फार्मूला ये बताए थे। और दूसरा uvf में संबंध 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये दोनों के लिए सेम ही था, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए सेम था ना। अच्छा, जब सवाल हम लगाने लगेंगे तो उसमें ये सब ऐसे ज्यों का त्यों लिखेंगे कि प्लस माइनस सोच के लिखेंगे? प्लस माइनस सोच के लिखेंगे। यू तो हमेशा माइनस में ही रहेगा, वस्तु हमेशा बाईं तरफ ही रखी गई, और वी देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, और एफ देखेंगे कि अगर अवतल दर्पण है तो एफ क्या लिखेंगे? माइनस, अगर उत्तल दर्पण है तो एफ क्या लिखेंगे? प्लस, समझ गए। एक फार्मूला आपको क्या बताया हम अभी लास्ट में? m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू v अपॉन यू। एच डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, u क्या, h क्या है? वस्तु की लंबाई, v क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, समझ गए ना। चलिए, अब हम इस चैप्टर के 2-3 सवाल हल कर लेते हैं, तो फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे इसको हम लगाएंगे। चलिए, एक सवाल लिखिए। कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेमी फोकस दूरी को, कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु मतलब क्या दिया गया है? वस्तु की आकार मतलब क्या? लंबाई, वेरी गुड, वस्तु की लंबाई, वेरी गुड। ये आप जानिए सवाल को पढ़ते समय कि क्या दिया गया है, तब सवाल हल होगा। 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेमी फोकस दूरी की अवतल दर्पण से, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, कौन सा दर्पण है? फोकस दूरी धनात्मक होगी ऋणात्मक? ऋणात्मक, अवतल दर्पण है ना, वेरी गुड। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी। ये 30 सेंटीमीटर किसका मान है? 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी किसकी दूरी है? वस्तु की दूरी।
और किसके सामने रखी है, अवतल दर्पण के सामने। वस्तु की दूरी यहाँ पे धनात्मक होगी ऋणात्मक, ऋणात्मक होगी। वेरी गुड, देखिए काम सब बन रहा है कितना आसान से। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, दर्पण से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। बताइए क्या पूछा है भाई, पर्दा कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब आपको मिल जाएगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछा है कि भाई प्रतिबिंब कितनी, जितना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा उसी दूरी पर पर्दा रखेंगे तभी ना पर्दे पर चित्र आपका प्राप्त होगा। तो यानी क्या पूछा है, किसका मान, v का मान पूछा है। ठीक है, और क्या पूछा है, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात करिए। प्रतिबिंब की प्रकृति यानी वास्तविक है कि आभासी, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात करिए। अच्छा, परीक्षा में इतना बड़ा सवाल आ जाएगा तो देख करके लड़का लोग को तो बुखार आ जाएगा, अरे बाप रे इतना बड़ा सवाल है, हमसे हल होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप लोग हमसे पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो हमसे पढ़ा रहेगा उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा कि इसमें क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, क्या पूछा है और कौन सा फार्मूला लगाना है। 3 फार्मूला था, r इज इक्वल टू 2f, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। बाकी किसका खेला बचा, प्लस का और माइनस का। प्लस माइनस सही सही लगा दिए, सूत्र लगा दिए, सवाल कोई रुक ही नहीं सकती, कोई सवाल नहीं रुक सकती, चाहे जहां से सवाल उठा करके आपको दे दे। चलिए देखिए क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, वस्तु की लंबाई दी गई है, इसका मतलब h डैश का मान है कि h का मान है, h का मान है। वेरी गुड, h का मान 6 सेंटीमीटर। प्लस में रहेगा कि माइनस में, प्लस में रहेगा। कहते वस्तु कहाँ रखी जाती है, हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है, तो माइनस में कहां से रहेगा, तो h का मान क्या लिखा है, 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड। फिर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, तो f का मान क्या दे दिया, -20 सेंटीमीटर। वेरी गुड। फिर देख लीजिए 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी u का मान 30 सेंटीमीटर। प्लस होगा कि माइनस, माइनस। वस्तु किधर रखी जाएगी, बाईं तरफ। वेरी गुड। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए, यानी क्या पूछा है, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के दूर से प्रतिबिंब की दूरी। लिख दोगे हम जानते हैं, लिख दोगे हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं बच्चा, हम जानते हैं अवतल दर्पण के लिए सूत्र, क्या सूत्र जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u। हम ये तो जानते हैं ना, क्योंकि आप लोग को हम कराए हैं ये। चलिए अब इस v का मान हमको पता करना है ना, तो v को अकेला करिए, 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/u को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -1/u हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए बराबर 1/f के जगह पे क्या लिखिए, -20, और -1/u के जगह पे क्या लिखिए, -30। फिर बराबर लगा दीजिए 1/-20, ये माइनस का माइनस में गुणा होकर हो जाएगा +1/30। ठीक है, फिर आ जाइए नीचे बराबर, पहले प्लस वाले को लिख दीजिए, फिर माइनस वाले को लिख दीजिए। ठीक है, इन दोनों का क्या लीजिए, लस, क्या लीजिए, लस। 30-20 का लस है, क्या आएगा, लसा का मतलब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से
विभाजित हो जाए। देखिए कि इसका दूसरा मतलब ये हुआ, ऐसा कौन सी संख्या है जो इन दोनों के पहाड़ा में सबसे पहले आ जाता है। देखिए 30 दूना 60, 20 तिहाई 60, मैच कर गया ना, दोनों को पहाड़ा मैच कर गया, यानी लस क्या होगा इसका 60। फिगर में दिख रहा है, क्लियर। चलिए 30 दूना 60, 2 1 2, 20 तिहाई 60, 3 1 3, तो 2 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा बेटा, गदहा -1। तुम लोग खाली मरले का देवता हो, खाली मारे सट से जो है तो सोच समझ के बोलो। अरे जब ये -3 है, ये +2 है, तो -1 आएगा, तो -1/60, -1/60। तो चलिए वैल्यू क्या आ गई, 1/v इज इक्वल टू -1/60, या v का गुणा 60 का गुणा 1 में होगा तो v इज इक्वल टू -60। अच्छा v का मान जो -60 आया है, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब किधर बना है, दर्पण के पीछे की दर्पण के आगे, दर्पण के आगे बना है, क्योंकि पीछे बनता तो v का मान प्लस में आता ना। और देखो कि v का मान क्या है, 60 है, मतलब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बना है। किससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, ध्रुव से गदहा, ध्रुव से। सबस दूरियां कहां से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है ना। तो वस्तु से कहां बोल रहा है, भांग खाया है क्या। समझाते समझाते चैप्टर खत्म होने वाला है, दिमाग नहीं खुल रहा है तुम लोग का। अंड का बंड जो मन में आए बोल दो। v का मान 60 आया तो कहां से दूरी नापी गई, ध्रुव से नापी गई ना। तो ध्रुव से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बना है, 60 सेंटीमीटर पर। अच्छा ये बताओ कि f का मान क्या है, -20, यानी फोकस दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर, यानी दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी है, वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी ना, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, 2 गुनी होती है। तो अच्छा ही बताओ, हम अगर ये मान लिए कि ये अवतल दर्पण है, ये मान लिए ये अवतल दर्पण है, ये जो सवाल दिया है इस सवाल वाला ये क्या है, अवतल दर्पण है, जिसकी फोकस दूरी f ये है, वक्रता केंद्र c ये है। तो ये f का मान हमको क्या दिया है, 20 दिया है। तो ये पूरा c से लेके ये ध्रुव का मान कितना हो जाएगा 40, क्योंकि इसका 2 गुना पूरा होता है pc, यानी वक्रता केंद्र से लेकर के दर्पण के ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब कहां बना है 60 सेंटीमीटर, यानी c से कितनी दूरी, p से कितनी दूरी पर 60, यानी वक्रता त्रिज्या से भी इधर बना है, वक्रता त्रिज्या से भी इधर कहीं पे बना है, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना है। तो चलिए, और प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक है कि आभासी है, वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। चलिए वेरी गुड, प्रतिबिंब कैसा है आपका बेटा, वास्तविक है। और चलिए, और उसके बाद हम देखते हैं क्या पूछा गया है, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार। प्रतिबिंब का क्या याद करना है, आकार। तो हम जानते हैं कि h अपॉन h डैश, अरे h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u, जानते कि नहीं जानते। चलिए ऊपर का मिटाएं, ये वाला मिटा देते हैं। साठ सेंटीमीटर की दूरी पर आपका प्रतिबिंब। यहाँ आप रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या देखे थे, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u, यही देखे थे ना। तो h डैश का मान आपको क्या करना है, पता करना है। प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, h डैश अपॉन h का मान क्या दिया है 6, और ये माइनस पहले से है। v का मान क्या दिया है -60 आया था, u का मान क्या दिया है -30, ये माइनस माइनस क्या बन गया कट के प्लस, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 का 3, 3 2 ना 6, h डैश बराबर क्या आ गया 6 2 ना 12, लेकिन पहले से माइनस लगाया तो क्या आ गया -12, यानी h डैश का मान -12 आ गया। इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई नीचे की तरफ है, यानी प्रतिबिंब कैसा है
उल्टा है, यानी प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, क्योंकि ये हमारा -12 है। अगर ये +12 आता तो मतलब प्रतिबिंब क्या है, सीधा है, और यहाँ प्रतिबिंब आपका उल्टा है, इसीलिए क्या है, -12 है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो भी और आपके आंकिक सवाल आपको नहीं आते हैं वो आप पूछ लीजिएगा, आपको सॉल्व करा देंगे। मेरी तरफ से ये चैप्टर आपका खत्म होता है। ठीक है, इस तरीके से 2 चैप्टर आपके फिजिक्स के खत्म होते हैं। कल आपको 2 चर राशि के रैखिक समीकरण का जो 2 प्रकार बताए थे हल करने की विधियां, एक ग्राफी विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि, तो बीजगणितीय विधि कल आपको पढ़ाएंगे। ठीक है।